तुम्हारा ये जो पेपर 7 है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में तुम्हारे रखा है एक तो एकदम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जो 10 नंबर का आएगा ही आएगा, 50 नंबर में डिवाइड किया है सेक्शन ए को। हेड ऑफ इनकम यानी वो 5 हेड का बात किए थे, याद है जिस दिन पहला दिन चैप्टर का बात किए थे ऐसे ही कि सैलरी से कमाते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमाते हो, घर भाड़ा दे के हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हो, एसेट बेच के कैपिटल गेन कमाते हो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाते हो। यही सबसे मेजर पार्ट होगा तुम्हारे सिलेबस का। तो यही देखो 50 में 25 मार्क्स यही कवर करेगा, ठीक है। तो अगर कोई ये 35 ठीक से हाथ में रखे तो ये 15 का उतना टेंशन का बात नहीं है। वैसे तुम्हारा पार्ट बी को क्या किया है, अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किए। और चाहिए डायरेक्ट टैक्स के बुक में। तो पार्ट ए को ये दो पार्ट में डिवाइड किया और पार्ट बी को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया। जो है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कस्टम्स एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दो हिस्से में डिवाइड किए। तो तुम्हारा जो आईडीटी है तो उसका ब्रेकअप भी खोलने दो। तुम्हारा आईडीटी को भी 50 मार्क्स में डिवाइड किया है, जिसमें 5 नंबर रखा है बेसिक कंसेप्ट एकदम, 35 नंबर जीएसटी और 10 नंबर कस्टम। तो अगर कोई ये 50 को बहुत अच्छे से करे तो उसका काम बहुत अच्छा होगा। लेकिन पढ़ना चालू अपने को पहले इस 50 से करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स का आइडिया डायरेक्ट टैक्स से जब आता है तब इनडायरेक्ट टैक्स बेटर पिक्चर में समझ में आता है। तो अपने ट्राई करेंगे इसका मेन 3-4 चैप्टर करके एक बार इनडायरेक्ट टैक्स पे भी जाए। अब हम चालू करते हैं चैप्टर 1 एकदम, जो कि है बेसिक कंसेप्ट। देखो देखा जाए तो 84 पेजेस का है, लेकिन ये 84 पेजेस 10 मार्क्स का है। लेकिन ये 84 पेज पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, इसमें कई एक बातें आपको समझ में आएगी। ये एक चैप्टर है पूरा, ये एक चैप्टर है पूरा, और ये केवल ज्ञानबाजी है। और ये बहुत इजी चैप्टर है ये दोनों के दोनों। और ये एकदम बेसिक आइडिया का बात करें तो आओ पहला बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन यानी इस यूनिट 1 से चालू करते हैं। मॉड्यूल 1 का यूनिट 1.1 बेसिक कंसेप्ट, बेसिक ऑफ चार्ज, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये वाला जो पार्ट है इसको करते हैं फटाफट। ये देखो यहाँ से क्या बोला बेसिक पार्ट में कि टैक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो हम लोग अभी भी बात किए थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दो बातें जिसके अंदर हो वो डायरेक्ट टैक्स है। क्या क्या याद है उस दिन बात किए थे? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। दोनों अगर सेम पर्सन के ऊपर है दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस मतलब कौन डिपॉजिट कर रहा है, और इम्पैक्ट मतलब किसकी जेब से जा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट, किसकी जेब पे इम्पैक्ट हो रहा है, असर हो रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स बेटा तुम ही तो सैलरी कमाते हो, तुम ही गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो, तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर ही है। तुम ही अपना बिजनेस करते हो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो और उस पर गवर्नमेंट को क्या इनकम टैक्स जमा करते हो, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। यानी सेम आदमी की जेब से जा रहा है और जमा डिपॉजिट भी वही कर। इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या बोलेंगे? सर ये दोनों का दोनों अलग अलग इंसान पे, ये दोनों अलग अलग इंसान के ऊपर है। एक्चुअली बताओ, तुम पिज्जा हट से पिज्जा खरीदते हो जब, तो पिज्जा का दाम अगर 90 रुपया है और उस पर 18% जीएसटी है तो कितना हुआ? एक बार 100 कर लेते सर, 100 रुपया का पिज्जा है, उसका 18% जीएसटी 18 रुपया हुआ। तुम पिज्जा हट वाले को 118 रुपया देकर आ जाते हो,
ये 18 रुपए तुम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हो कि पिज्जा हट वाला जमा करते हैं? लेकिन जेब से किसके जा रहा है? इसीलिए इंसिडेंस इम्पैक्ट तुम्हारी जेब पे है, लेकिन इंसिडेंस यानी जमा करने का जिम्मेदारी दुकानदार पे है, सेलर पे है। तो यहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग इंसान पे है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया। डायरेक्टली तुम्हारे ही जेब से जा रहा है इसलिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली तुम्हारे ही जेब से जा रहा है इसलिए इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया जो एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे क्या बोला? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन। यहाँ बोला इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। यहाँ बोला एसएससी हिमसेल्फ बियर्स सच टैक्सेस, मतलब पिंच तुमको ही लग रहा है तुम ही जमा करते हो। बट यहाँ पे क्या बोला? जमा कोई और कर रहा है, यानी एसएससी कोई और है, लेकिन वो कस्टमर से रिकवर करके जमा करते हैं। ये इनकम पे लगता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा बात। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, तुम कमाओगे तो टैक्स लगेगा। तुमको कोई कमाई हुआ है, कमाई तो टैक्स लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कमाई पे नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तुम पिज्जा खरीद के आ रहे हो, तुम शैम्पू खरीद के ला रहे हो, तुम टूथपेस्ट खरीद के ला रहे हो, यहाँ पर तुम कोई कमाई नहीं कर रहे हो, तुम गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आ रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। ठीक है, इनकम टैक्स महंगाई नहीं बढ़ाता, जबकि जीएसटी इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। 100 रुपए का पिज्जा था ना, बट तुमको 118 का पड़ गया। देखो गवर्नमेंट यही 18% की जगह 24% टैक्स लगा दे तो तुमको 124 पड़ जाएगा, तुम्हारे लिए तो पिज्जा महंगा हो गया। तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, लेकिन इनकम टैक्स इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाता। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। आज की डेट में एक ही डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जनरली दो है, जीएसटी, कस्टम। जब हम फॉरेन से सामान लाते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। और जब इंडिया में कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी लगता है। इनकम टैक्स ना प्रोग्रेसिव इन नेचर है। अब ये प्रोग्रेसिव इन नेचर क्या होता है? जितना ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या बोला था, ये टैक्स तुम्हारे इनकम पे है। सलमान खान, अंबानी, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये लोग बहुत कमाते हैं, ये बहुत टैक्स दे रहे होंगे। हम और आप नॉर्मल कमाते हैं, हम नॉर्मल टैक्स दे रहे होंगे। और एक आदमी इंडिया में 2.5 लाख से कम कमाता है, वो टैक्स ही नहीं दे रहा होगा। यानी ज्यादा कमाई तो ज्यादा टैक्स, कम कमाई तो कम टैक्स, बहुत कम कमाई तो नो टैक्स। इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं, मतलब ये इनकम के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा। इसीलिए इस टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेसिव। जबकि ये रिग्रेसिव है इनडायरेक्ट टैक्स। सर कैसे? रिग्रेसिव का मतलब होता है इक्वल बर्डन बेयर करना पड़ रहा है। अगर तुम एक पिज्जा ला रहे हो, तुम भी 100 रुपए पे 18 रुपए जीएसटी देकर आ रहे हो। और अगर मुकेश अंबानी एक पिज्जा ला रहा है तो वो भी 100 रुपए का पिज्जा पे 18 रुपए दे के आ रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से तुम्हारे कमाई को नहीं देखता, तो दोनों को सेम टैक्स लग गया। ठीक बात? तो ये इसका डिफरेंस बिटवीन का, ये सब पढ़ने लायक नहीं है। ये एक काम का बात है। सर किसको पावर है ये टैक्स लगाने का? तुम बोलोगे गवर्नमेंट, बट बोला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला। यहाँ पे क्या बोला? देखो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका आर्टिकल्स होता है। जैसे तुम्हारा लॉ का सेक्शन नंबर होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं। तो तुम्हारा आर्टिकल 246 में ये बात बोला गया है कि इंडिया में लॉ बनाने का पावर 3 हाफ में डिवाइड किया गया। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसको आप यूनियन बोलते हैं, यूनियन। कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और कुछ पावर दोनों के पास मिला के। तो इंडिया में इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सर यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक बात? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का पावर
स्टेट के पास भी है, सेंट्रल के पास भी। पॉइंट इसमें और कुछ पढ़ने लायक? इंडिया में एक बोर्ड बनाया गया, देखो सबसे ऊपर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनके अंदर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनके अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और वहां से दो बोर्ड बने, बोर्ड, एक डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड, एक इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का काम देखता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC, ये इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का काम देखता है। ठीक है, यहाँ पे भी थ्योरी का कुछ काम का बात नहीं है। ये सब कुछ पढ़ने लायक नहीं है स्टार्टिंग का पेजेस में। हाँ, अब असली चीज चालू होता है। सर इनकम टैक्स में हमको ईयर पढ़ना पड़ता है, ईयर। हम लोग आज तक बेटा कैलेंडर ईयर पढ़े हैं, जो कौन सा होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर बेटा। हाँ वही तो बोलते। हाँ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हाँ। हम लोग अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर पढ़ते हैं, हाँ। जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। हाँ, तो इनकम टैक्स बोला प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर जिससे तुम अर्निंग कर रहे हो, द ईयर इन विच इनकम अर्न। जबकि असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड। इनकम इज असेस्ड, असेस्ड माने कैलकुलेटेड एंड टैक्स्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला जिस साल तुम कमाओ वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। अभी कौन सा ये मंथ चल रहा है? फरवरी, मार्च 2024। हाँ। तो लोग 1 अप्रैल 2023 से काम करना स्टार्ट किए होंगे इस साल में, और अभी 31/3/24 तक का अकाउंटिंग ईयर बनाएंगे। तो ये 23-24 हो गया अभी प्रीवियस ईयर जब कमा रहे हैं। इसका टैक्स अगले साल असेसमेंट होगा। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, एनालाइजेशन, फाइनलाइजेशन। ठीक है, तो वो कब होगा? 24-25 में। तो 24-25 हो जाएगा असेसमेंट ईयर, और 23-24 हो जाएगा प्रीवियस ईयर। यही 23-24 असेसमेंट ईयर हो सकता है। हाँ, 22-23 के लिए। तो जब 22-23 में कमाया होगा उसका टैक्स 23-24 में कैलकुलेट हो रहा होगा, असेसमेंट हो रहा होगा। 23-24 में कमाओगे उसका टैक्स 24-25 में असेसमेंट होगा। ठीक है, यानी एवरी ईयर इटसेल्फ इज एन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। हर साल खुद में एक असेसमेंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर भी। अगर उस साल कमा रहे हो तो वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा, और उस साल किसी और ईयर का टैक्स दे रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, टैक्स जमा कर रहे हो, रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, उसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बोला, असेसमेंट ईयर मीन द पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing from 1st day of April every year. It is the year in which income earned in the previous year is charged to tax. ये वो ईयर है जिस साल कमाए उसके अगले साल जब इनकम को टैक्स में चार्ज करते हैं, मतलब असेसमेंट करते हैं, उसी ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जिस ईयर इनकम चार्ज टू टैक्स होता है, क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर इनकम चार्ज टू टैक्स होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या है? विच इनकम अर्न। ठीक बात। तुम्हारे एग्जाम के लिए, तुम्हारा एग्जाम जो है दिसंबर में, तुम्हारा असेसमेंट ईयर होगा 24-25, प्रीवियस ईयर होगा 23-24। ठीक है, बाकी हम तुम्हारे बुक से तुम्हारे हाथ में आएगी तब देखेंगे।
तुम्हारा असेसमेंट ईयर होगा 23, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 अभी के लिए। इसके अलावा यहाँ कुछ काम का बात है? हाँ, वो आएगा टॉपिक। ये रहा एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। कब कब ऐसा होगा बेटा? गवर्नमेंट बोलेगा प्रीवियस ईयर का इनकम उसी ईयर टैक्स हो जाएगा, अगले साल तक का वेट नहीं करें। तो सर 1, 2, 3, 4, 5 केस है। क्या क्या बोला सर? पहला बोला अगर एक नॉन रेसिडेंट है और उसका शिपिंग बिजनेस है, तो सर इंडिया में शिप लेकर आए, इस साल आए, इसी साल वापस भी चला जाएगा कमा के, तो भैया जी उसको कौन अगले साल पकड़ते फिरेगा? अगले साल तक का गवर्नमेंट वेट करेगा, उसको कहाँ पकड़ेगा? फिर दोबारा आए नहीं तो सर उसका प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा इस साल शिप लेकर आए हो, इंडिया में 2 महीना रुके, कमाई कर लिए, जा रहे हो, जाते जाते अपना रिटर्न फाइल करके जाओ, टैक्स जमा करके। अगर कोई आदमी इंडिया छोड़ रहा है परमानेंटली या फिर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब कब वापस आएगा? जनरली बेटा क्या होता है ना, तुम इंडिया के बाहर जाते हो ना, तुम्हारे जब पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है, तुम्हारा जो वीजा बनता है, तो वहां पे पूछ लिया जाता है कितने दिन में लौट के आओगे, वीजा कितने दिन का होगा। तो मतलब जब तुम जाते हो इंडिया से तो तुम ये बता देते हो कब लौट के भी आओगे। बट अगर तुम परमानेंटली जा रहे हो या इतने लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहे हो कि बता नहीं सकते कब वापस आओगे, तब फिर जिस ईयर जा रहे हो उस ईयर कमाए हो इंडिया में, तो उसी ईयर इंडिया में रिटर्न फाइल कर दो, उसी ईयर में इंडिया में टैक्स जमा करो, तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा। ठीक है? तुम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो बेटा जो शॉर्ट ड्यूरेशन का ही है, वो बिजनेस ही 3-4 महीने का, उसके बाद करोगे नहीं करोगे कोई श्योरिटी नहीं। सर एग्जांपल दीजिए बेटा, अभी बोई मेला लगा था कलकत्ता में। हाँ। हम बोई मेला में स्टॉल लगाए हैं, मेरा अलग से कोई बुक्स का बिजनेस नहीं है, हम इस बार अलग से कहीं से बुक खरीद के लाए और बोई मेला में स्टॉल लगाए, बोई बेच दिए, जो बोई बिक गया, जो बुक्स नहीं बिका वो हम वापस दे दिए दुकानदार को और हम अपना दुकान को बंद करके घर आए। हम अलग से बुक्स का बिजनेस नहीं चलाते, वो चला रहे होते तब गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं था। तो गवर्नमेंट बोला तुम्हारा शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस है, इस साल स्टार्ट हुआ, इसी साल बंद हो गया, भैया जी टैक्स भी इसी साल में दे। कोई आदमी अगर इंडिया में अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है इंडिया से बाहर टैक्स का चोरी के लिए, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि तुम इंडिया से अपना एसेट ट्रांसफर कर रहे हो टैक्स का पैसा घुमाने के लिए, टैक्स चोरी के लिए, तो भैया जब तुम इंडिया से बाहर एसेट ट्रांसफर करोगे हम तभी उसको इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे, हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे। या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जो अभी साल बंद हो गया, मान लो दिसंबर महीना में हम अपना बिजनेस को बंद कर दिए, तो गवर्नमेंट बोल रहा है तुम्हारा क्या वेट करना है अगले साल का, तुम तो बिजनेस बंद ही कर दिए, तो अभी नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करोगे ही, अभी सब कुछ करके अपना काम खत्म करो। ठीक है? तो ये है तुम्हारा 5 एक्सेप्शन जहां पे प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी। एसएससी मतलब क्या होता है? सर वो आदमी जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा टैक्स के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, हर वो इंसान जो इनकम टैक्स से कोई ना कोई वे में कनेक्टेड हो रहा है उस इंसान को एसएससी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? एसएससी मीन्स पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिससे गवर्नमेंट को कोई टैक्स लेना है या अदर कोई पेमेंट लेना है, इंटरेस्ट पेनल्टी, ऐसा कुछ भी पेएबल है, तो वो आदमी एसएससी कहलाएगा। ठीक बात?
दूसरा बोला एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उस आदमी के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट केस चल रहा है कि वो ज्यादा रिफंड ले लिया या जानबूझ के झूठा लॉस शो किया है या एक्चुअली में लॉस हुआ है या एक्चुअली में ज्यादा टैक्स दे दिया, तो गवर्नमेंट से पैसा वापस भी तो पाएगा वो। तो उसके अगेंस्ट आदमी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग है, वो ज्यादा टैक्स दे दिया है तो वापस पाएगा, लॉस खा गया है तो अगले साल दूसरे इनकम से एडजस्ट करेगा कैरी फॉरवर्ड करके। तो गवर्नमेंट बोलता है भैया तुम्हारे साथ मेरा लेन देन बनता है तो तुमको हम एसएससी मानेंगे, ठीक है। तो अब तक क्या दो बात पड़ी, हर वो इंसान जिससे कोई टैक्स या कोई सम ऑफ मनी गवर्नमेंट पाता है, हर वो इंसान जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है कि उसको लॉस हुआ है या वो टैक्स का रिफंड पाएगा गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट पाता है या वो सामने वाला इंसान पाता है, दोनों ही केस में वो इंसान क्या क्या लाएगा, एसएससी, ठीक है। कोई आदमी खुद के लिए नहीं, ये ऊपर दोनों वाला बात, किसी और इंसान के लिए वो जिम्मेदार है इन दोनों बातों के लिए। चंद्रलेखा इंडिया के बाहर रहती है, इंडिया में उसका काम नीरज संभालता है। नीरज का कोई इनकम टैक्स को न तो पैसा देना बनता है न इनकम टैक्स से कोई पैसा लेना बनता है। नीरज का पर्सनली अगर देना बनता तो वो एसएससी होता, नीरज का पर्सनली अगर लेना बनता इनकम टैक्स से कोई पैसा तो भी वो एसएससी होता। ऊपर दोनों वाला पॉइंट बोला है ना। लेकिन सर यहाँ पे नीरज खुद के लिए लेने देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, चंद्रलेखा के ब्याह में वो जिम्मेदार हो, क्योंकि चंद्रलेखा विदेश में रहती है, उसका काम नीरज संभालता है। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला भैया हम चंद्रलेखा को काम करके फिरेंगे विदेश में, यहाँ पे नीरज को ही एसएससी बना दो, डिटेल हम सारा नीरज से लेंगे, नीरज को ही देंगे। तो देखो क्या बोला, पर्सन इज एसेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। टैक्स में तुम ये वर्ड कम से कम 5000 बार सुनोगे, डीम्ड माने मान लेते हो, लेट्स एज्यूम बोलते ना लेट टैक्स, यहाँ पे लेट एसएससी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको एसएससी मान ले रहा है, कोई भी रीजन से हो सकता है, उसको तुमसे कुछ जानकारी चाहिए, ऐसे तो तुमको पकड़ेगा तो तुम कहाँ जानकारी दोगे, डिपार्टमेंट तुमको एसएससी के डेफिनेशन में डाल देगा, फिर बोलेगा अब आओ जानकारी देने। तो सर इनकम टैक्स अगर किसी को, ये एक्ट अगर किसी को मान लेगा एसएससी तो वो भी एसएससी है, ठीक है। A person is doomed to be an एसएससी in default। गवर्नमेंट को लग रहा है तुम कोई चीज में फेल किए, अभी तक गवर्नमेंट को लग रहा है, केवल गवर्नमेंट ऐसा कोई फाइनलाइज नहीं की है, न उनके पास कोई सबूत है। बट बेटा जी एक बात सोचो ना, सबूत हो या नहीं हो, तुम्हारे अगेंस्ट में केस तो चलाना पड़ेगा ना, तब तो सबूत मिलेगा। तो तुमको एक बार डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेंगे और फिर तुम्हारे अगेंस्ट केस चलाएंगे। अब अगर गलती मिला तो तुम द्वारा गला पकड़ेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 4-5 लोगों को एसएससी माना, किनको, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई पैसा पाता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई पैसा पाता है, किसी और के बिहाफ में वो एसेसेबल है, या फिर ये एक्ट उसको डीम्ड कर ले रहा है, डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट कर ले, या तो उसको ये एक्ट डीम्ड टू बी एसएससी कर ले रहा है, डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट कर ले रहा है। ये सब केस में वो आदमी इनकम टैक्स के लिए एसएससी कहलाएगा और इनकम टैक्स उससे डिटेल मांगेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा, बहुत कुछ करेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछता है बेटा टैक्स में ना। एक बात ध्यान रख लेना, आपको लैंग्वेज भले आप अपना लिख के आओ, लेकिन आपको अगर बातें 5 है तो 5 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला डेफिनेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर ये क्या बोलता है, पर्सन, सर ऊपर क्या पढ़ा है,
एसएससी जब पढ़ाए तो आप एक चीज गौर किए, हर एक लाइन का पहला वर्ड क्या है? अ पर्सन, एवरी पर्सन, अ पर्सन, एवरी पर्सन, अ पर्सन, है ना? सर ये पर्सन है कौन? आपको अब तक लगा होगा कोई इंडिविजुअल इंसान, चलता फिरता जागता सांस लेता बोलता घूमता फिरता जिंदा इंसान, बेटा वो तो है ही। उसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को इंसान माना गया। वो अलग बात है, हम इंसानों को इंसान नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग जो इंसान नहीं है उनको भी इंसान माना गया। किनको किनको इंसान माना? मतलब जिनको जिनको इनकम टैक्स पर्सन माना, बेटा उसको एसएससी मान सकता है और उससे ये सब चीज पकड़वा सकते हैं। हाँ, तो किसको किसको माना? देखो पहला तो तुम बोले ही खुद ही, सांस लेता जीता जागता चलता फिरता हंसता बोलता इंसान, इंडिविजुअल। इसके अलावा बेटा आपको भी तो पता है इंडिया में बहुत सारे वेज ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे एचयूएफ, जैसे पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, जैसे कंपनी, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनका बात करेंगे अभी 2 मिनट में, जैसे लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी और वो सब ग्राम पंचायत, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कितने माना? 1 2 3 4 5 6 7 लोग इंसान है इंडिया में। बोलो कौन कौन 7 लोग? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म में दोनों आ गया बेटा, पार्टनरशिप और एलएलपी फर्म, कंपनी। सर ये 4 तक तो हमको समझ में आता है, पहला 4 ना, ये तो सुना है। सर ये एओपीबीवाई नहीं सुना हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर लोकल अथॉरिटी के लिए फिर भी समझ लेते हैं, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब। और सर ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी सुना हुआ नहीं है। तो सर ये 2 नाम है, नंबर 5th और नंबर 7th, ये दोनों थोड़ा सा बताइए, बाकी ठीक है। देखो यहाँ पे कौन बोला? ये अच्छा, कंपनी में बोला सब कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब कंपनी का बात हो रहा है यहाँ। यह है आपका एओपी एंड बीओआई, ये 2 ही समझना है मैंने, बाकी आपको ठीक है नाम याद करना है, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है बैठ के, सिर्फ नाम याद रखना। तो ये क्या बोला? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन who joins together for common purpose. Every combination of person cannot be termed as AOP. सारा ग्रुप्स को AOP नहीं बोलेंगे। जो लोग खुद को AOP के रूप में रजिस्टर कराएगा खाली उनको बोलेंगे, बाकी को क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो लोग अपने ग्रुप को रजिस्टर करा लेगा एज एन AOP, वो ग्रुप AOP कहलाएगा, बाकी सब ग्रुप क्या कहलाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक बॉडी बना बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के। सर क्या बोलना चाह रहे, कौन है AOP बीओआई? बेटा जी क्लब, एनजीओज, ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद, ये सब क्या होते हैं? इनके एसोसिएशंस होते हैं ना बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया। तो सर इंडिया में चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या होते हैं ना? ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके ये काम चलाते हैं। यहाँ बोल दिया वेदर और नॉट अर्न इनकम, वो लोग कमा रहे नहीं कमा रहे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम उनको पर्सन मानेंगे। तो मतलब सर आप उनसे टैक्स लेंगे? अरे बेटा जी हम ये कहाँ बोला, हम तो सिर्फ ये बोला पर्सन मानेंगे, ताकि इनको पकड़ के इनसे डिटेल ले सकें। अब टैक्सेबिलिटी आएगा कि आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है? लोकल अथॉरिटी हमको पता है सर, म्युनिसिपल बोर्ड, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, वो सब आएगा। लास्ट बचा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। 2 वर्ड है, आर्टिफिशियल, जुडिशियल। जुडिशियल समझ में आता है सर, इंडिया में लॉ को जुडिशियल बोलते हैं, यानी यहाँ पे कोर्ट का बात कर रहे हैं, कोर्ट, जजेस,
हाँ जी, हाँ जी। इनका बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल किसको बोल रहे हैं? सर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये देखो यहाँ पे लिखा डेटीज, आइडल्स, यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल, ये सबको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल एक साथ में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? सर लोकल अथॉरिटी। हाँ, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, ये क्या है? कंपनी, लिमिटेड एसेट। मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या है? सर इंडिविजुअल। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? कंपनी। अ ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश, HUF। ठीक है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। X and Y वर लीगल हेयर ऑफ Z, ये देखो मस्त एग्जांपल काम का। दो बेटे हैं ना X और Y के, हाँ, सॉरी Z के, दो बेटे हैं X और Y। अब प्रॉपर्टी बाप उन दोनों के नाम कर गया। अब बोलो कौन टैक्स दे? दोनों देगा। तो इन दोनों को मिला के एक साथ क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। रजिस्टर्ड नियम ऊपर क्या बोला था? जो खुद को उस तरीके से रजिस्टर करवा ले वो लोग होता है AOP। जो रजिस्टर नहीं करवाए लेकिन कुछ लोगों का ग्रुप हो उसको बोलते हैं BOI। यहाँ पे क्या हो गया? दो भाइयों का ग्रुप हो गया ना, एक से ज्यादा लोग होते ग्रुप हो जाता है सर, ठीक बात। तो यहाँ पे X और Y जो Z के लीगल हेयर है उनको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, सर इसको इंडिविजुअल मानेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म, इसको फर्म मानेंगे। बात क्लियर? हाँ, अब आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बोला टेस्ट योरसेल्फ। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। ICICI लिमिटेड, सर जहाँ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगे वो कंपनी है। MV मुंद्रा, इंडिविजुअल, वेरी गुड। रिलायंस लिमिटेड, सर ए ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री विकास, श्रीमती विकास एंड देयर सन मोहक। वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, बेटा CBSE, ISC, WB बोर्ड होते नहीं, बोर्ड का बात कर रहा है। ये क्या होंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। X and Y वर लीगल हेयर ऑफ Z। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑफ श्री अनिल बाहेती, वेरी गुड। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ श्री अनिल एंड श्री अखिल। ये हमको मोटा मोटी आ गया। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकम। सर ये डेफिनेशन मत याद कराइए, ये डेफिनेशन मतलब ये आपको इनकम रटना नहीं है बैठ के, क्योंकि जब तक आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना बेटा आपको ऐसा बहुत सारा नाम याद हो जाएगा जो इनकम होता है, ठीक है। तो आपको नाम याद नहीं करना, बस यहाँ पे कुछ कुछ बातें याद करनी है। छोटे छोटे केस है, आज के लिए यही लास्ट टॉपिक है। छोटे छोटे केस है। कैश वर्सेस काइंड। क्या इनकम सिर्फ कैश को माने, काइंड को नहीं? बोलो आपका लॉजिक क्या बोलते हैं? दोनों मानेंगे, मान सकते हैं नहीं, दोनों ही मानेंगे। सर काइंड में अगर है तो उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम आपको 2 घड़ी गिफ्ट किया, आपका फायदा हुआ ना, हर फायदा इनकम है, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर अभी तक तो यही लगता है देना पड़ेगा बेटा। 50,000 रुपया तक का गिफ्ट इंडिया में टैक्सेबल नहीं। मान लो हम आपको एप्पल वॉच गिफ्ट किया, एकदम हाई दाम वाला, एक एप्पल वॉच 60,000 रुपया का आता है। तो 2 घड़ी गिफ्ट किया तो 1,20,000 हो गया ना। आपको कितना तक छूट बताया अभी हम? 50,000 रुपये तक। तो आपको तो टैक्सेबल होगा, बाकी 70,000। हाँ सर रुपीज में कन्वर्ट करके लगा लिए टैक्स। सर घड़ी टैक्सेबल नहीं है, घड़ी का वैल्यू टैक्सेबल तो होगा, तो काइंड में भी मिले तो भी वो इनकम माना जाएगा। वरना बेटा जी एक बात सोचो, पूरा दुनिया क्या करता पता है? तुमको बॉस बोलता भाई एक काम कर, सैलरी मत ले, घर ले ले, गाड़ी ले ले, हम तेरे घर में ही आटा दाल चावल पहुंचवा देगा, कैश में कुछ लेके मत जा।
तुम भी बोलता बढ़िया बात है, दे दीजिए 50,000 का सामान हर महीना, टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा काइंड में। गवर्नमेंट बोला रुको बेटा, हम काइंड हो या कैश, हमारी नजर में दोनों इनकम, जिसे तुमको काइंड में मिला ना उसको इंटू उसका वैल्यू निकाल लो, मार्केट वैल्यू, उतना तुम्हारा इनकम मान के हम टैक्स लगा देंगे। ठीक बात। सर दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अच्छा वो कन्वर्ट किस वैल्यू पे करेंगे? मार्केट प्राइस पे, ये बात अभी हम बोल गए। दूसरा मजेदार बात, सर अकाउंटिंग मेथड दो होता है, हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। यहाँ पर इनकम टैक्स बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कब, कुछ कुछ केस बोला जहाँ पे सैलरी है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है। हम क्या बोला, 5 हेड ऑफ इनकम याद है? उनमें पहला 3 का बात की है? नहीं, पहला 3 नहीं, पहला सैलरी है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी होता है, तीसरा पीजीबीपी होता है, बिजनेस इनकम, चौथा कैपिटल गेन होता है। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं हमको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के केस में तुम्हारा अकाउंटिंग मेथड से कोई मतलब नहीं है, तुम कैश बेसिस करो या एक्रूअल बेसिस करो, हम उसको एक्रूअल मानेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। मिला या नहीं मिला, मिलने का ड्यू हो गया तो हम उसको टैक्सेबल करें। मतलब तुमको 12 महीने का सैलरी नहीं मिला, तुम एक जगह नौकरी करते हो बेटा, तुम्हारा बॉस तुमको 10 महीने का सैलरी तो दे दिया, अभी 2 महीने का सैलरी बाकी रख दिया, बोला जून में ले लेना अगले साल, तो हिसाब से तुमको ये पूरा 12 महीना तुम नौकरी की हो, सैलरी कितने महीने का मिला है? 10 महीने का। तुम डिपार्टमेंट को बोलोगे हमको 10 महीने का मिला, हम 10 महीना पे टैक्स देंगे। डिपार्टमेंट बोला ना मुन्ना, हम टैक्स तो पूरे 12 महीना पे लेंगे। तुमको मिला या नहीं मिला, क्योंकि देखो सैलरी इनकम आ रहा है ना इस बात के ऊपर, तो सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, रेंट और कैपिटल गेन, ये 3 में तुम कमाए हो या नहीं कमाए हो, तुम्हारे हाथ में आया या नहीं आया, हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तुम्हारा आना बन चुका है, ड्यू हो चुका है, मिला या नहीं मिला हमको फर्क नहीं पड़ता, हम टैक्सेबल करेंगे। बात क्लियर? लेकिन वही जब बोला बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उनमें क्या बोला, हम मानेंगे तुम कौन सा मेथड फॉलो करते हो। तुम अगर कैश बेसिस पे अकाउंट बनाते हो तो फिर हम मान लेंगे मिला है तभी टैक्स देना, जब तक नहीं मिले मत टैक्स देना। और अगर तुम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो तो फिर मिले या नहीं मिले हमको टैक्स दे दे। मतलब तुम्हारा अकाउंटिंग मेथड क्या है, हम वो देख के तुमसे टैक्स लेंगे। ठीक बात? चलो ठीक है। अगला पॉइंट, नॉशनल प्रॉफिट या नॉशनल इनकम को टैक्सेबल करना है क्या? नॉशनल मतलब होता है एज्यूम्ड, खुद से कोई कमाई, खुद से कोई कमाई नहीं बेटा जी, खुद से खुद नहीं कमा सकते। तुम अपने बिजनेस से अपने आप को सैलरी दो, तुम अपने बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने आप को सैलरी दो, हम उस सैलरी को तुम्हारे हाथ में अलग से टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो बिजनेस इनकम में जाएगी। आज तुम चंद्ररेखा सुबह घर से निकले, तुम्हारे एक पॉकेट में 1000 रुपया था, तुम उसको निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिए, रात को आके मम्मी को बोलते मम्मी देखो 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ, सुबह इस पॉकेट में कुछ नहीं था, अभी इस पॉकेट में 1000 रुपया। मम्मी बोलेगी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत कमाया, थक गए होगे सो जाओ। ठीक है, इनकम टैक्स भी वो मम्मी की तरह है, तो बोलता है बेटा खुद से खुद नहीं कमा सकते। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस है ना बेटा, तुम 10,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स बनाए, उसको तुम मार्केट में 12,000 में बेचते, सेलिंग प्राइस, तुम अपने आप को भी 12,000 में बेच दिए और बोल रहे 2,000 का प्रॉफिट होगा। इनकम टैक्स बोलता है हम नहीं मानते, तो नेशनल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, खुद से खुद को कोई कमाई पे टैक्स नहीं लगता। बात क्लियर? देखो यहाँ लिखा शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है सर, हम टेम्पररी सोर्स से कमाएं या परमानेंट सोर्स से कमाएं, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट बोलता है कमाए हो इस साल टैक्स दो, सोर्स कौन सा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा जी? 2 रिसिप्ट का नाम जानते हो, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट।
कैपिटल रिसिप्ट मतलब एसेट बेच के कुछ वैसा रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कोई काम करके कमाई। बेटा ये कैपिटल रिसिप्ट इंडिया में टैक्सेबल नहीं। एक बात सोचो ना, 1 लाख रुपए का मशीन बेचा, पूरा 1 लाख पे टैक्स लग जाए, गलत नहीं होगा बेटा? सर उस मशीन को खरीदने का भी तो कुछ दाम लगा होगा कभी। मान लीजिए हम 80,000 में खरीदे थे, अब बोलिए सर 20,000 टैक्सेबल, ये जचता है आपका बात। लेकिन क्या आप 1 लाख जो रुपया आपके हाथ में आया मशीन बेच के, एसेट बेच के, क्या वो पूरा 1 लाख पे हम टैक्स लगा दें? ये आपको इलॉजिकल नहीं लगता? वही बात डिपार्टमेंट भी बोला कि कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं है, उस रिसिप्ट में जितना इनकम है वो टैक्सेबल है। लेकिन वही हम गुड्स बेचा, गुड्स 10 लाख रुपए में हम सेल किया और मेरा उस पर कोई एक्सपेंस नहीं लगा, मान लो तो पूरा 10 लाख ही गेन हो गया और पूरा 10 लाख टैक्सेबल हो गया। तो इंडिया में रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल है, कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं। सर इनकम टैक्स तो सिर्फ इनकम से मतलब है कि लॉस का भी वो कुछ करेगा? बोलो बोलो सर। इनकम टैक्स बोलता है लॉस का मतलब हम नेगेटिव इनकम मानते हैं, तो तुमको कमाई हुआ है तो हम तुम टैक्स ले रहे हैं, लॉस होगा तो उसको दूसरे कमाई से एडजस्ट भी करने का मौका दें। एक एग्जांपल देते हैं, हम सैलरी से 40 लाख रुपया कमाया, उधर में एक घर है बेटा, मेरा एक घर, जिस घर का वैल्यू 35 लाख था कॉस्ट, और वो घर मेरा बिका 28 लाख। सर कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए कम में बिका, तुम्हें को लॉस हुआ ना बेटा 7 लाख का। तो गवर्नमेंट बोलता है हम 40 लाख पे टैक्स ले लें और 7 लाख का कुछ नहीं करें, ये एक एसएससी के साथ जाते नहीं होगा भैया। जब कमाई हो तो चुपचाप टैक्स दे दो, और जब लॉस हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम, हम क्या करें? गवर्नमेंट ऐसा बोलेगा ना तो तुम बोलोगे ये गवर्नमेंट भाड़ में जाए, हम सारा टैक्स चोरी कर लेंगे, कुछ नहीं देंगे, है ना? मतलब फायदा में लेने आ जाओगे और नुकसान के टाइम में बोलोगे तुम्हारा प्रॉब्लम, हम क्या करें? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो गवर्नमेंट भी बोला नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारा 40 लाख एक घर बेच के कमाई आया, मान लो एक फ्लैट बेच के 40 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और एक फ्लैट बेच के 7 लाख का लॉस हुआ, तो 40 में से 7 लाख माइनस कर लेना, बाकी 34 लाख पे हम टैक्स, 33 लाख पे हम टैक्स लें। बात क्लियर है? तो लॉस को ऑलवेज नेगेटिव इनकम मानो। अगर कोई इनकम डिस्प्यूटेड है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? मान लो चंद्रलेखा और अनुश्री में डिस्प्यूट चल रहा है कि ये घर बेच के 12 लाख कमाई है, 12 लाख किसका? चंद्रलेखा बोल रही है घर मेरे नाम पे हम लेंगे, अनुश्री बोल रही है मेरा है हम लेंगे। मामला कोर्ट में जाएगा, तब तक इनकम टैक्स क्या करे? कोर्ट का फैसला आने में तो 4-5 साल भी लग सकता है। बोलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे? टैक्स नहीं ले तब तक वेट करे जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो। आपको क्या लगता है? सच्चे सच्चे हाँ, किससे ले ले? बात राइट है चंद्रलेखा आपका, आप लॉ को एकदम ठीक इंटरप्रिटेट किए हो। डिस्प्यूटेड इनकम पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भाई वो तेरा और अनुश्री का लड़ाई है, तुम लोग सल्टो ना, हमको क्या करना है? कमाई तो हुआ है ना, कमाई पे हम तो टैक्स लेंगे। तो देगा कौन? अनुश्री की चंद्रलेखा? नहीं नहीं, जिसके हाथ में पैसा रिसीव हुआ है उससे गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। ये पैसा चंद्रलेखा के हाथ में आ गया था, चंद्रलेखा चुपचाप टैक्स दे दो, बाद में अनुश्री से तुम सलट। ठीक है, ये सब टॉपिक बाकी कुछ पढ़ने का नहीं है अभी। हाँ, इंडिया में डबल टैक्सेशन नहीं है, एक इनकम पे एक ही हेड में टैक्स लगेगा, एक कमाई पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। सर लगना भी नहीं चाहिए, लॉजिक का बात है। ठीक बात। एक और मस्त छोटा सा टॉपिक है पिन मनी।
एक्सेप्टेड मनी क्या होता है? ये थोड़ा कॉमेडी वाला है। होता क्या है बेटा, वाइफ है ना, वाइफ वो अपने हस्बैंड का पॉकेट एक एग्जांपल देते हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड का कपड़ा धोती थी, हाँ, तो उसका जब भी कपड़ा धोने डालती थी पॉकेट चेक करके डालती थी कि पॉकेट में कुछ है तो नहीं। उस पॉकेट में कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी 500 रुपया मिल जाता था, तो वो उसको अपनी जेब में रख लेती। ऐसे करते करते उसके बाद 10 लाख रुपए जमा हो गया। अब बताओ वो 10 लाख उसका इनकम बन के टैक्स लेंगे कि नहीं? लेना चाहिए। नहीं लेंगे। अरे बेटा उस इनकम पे तो हस्बैंड ने ऑलरेडी अपना इनकम दिखा के टैक्स तो दे ही दिया होगा। और तो मतलब डबल टैक्सेशन हो जाएगा। हाँ सर, ये तो आप कॉमेडी बोल दिए, पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं। सर इसका कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि वाइफ को हस्बैंड से घर चलाने का पैसा मिलता है, खर्च चलाने का। लेट्स से हस्बैंड हर महीना 35,000 रुपये अपनी वाइफ को देता है कि मंथली घर चलाने का खर्चा। सर जरूरी थोड़ी ना हर बार वाइफ पूरा 35,000 खर्चा कर दे। तो सर हो सकता है वो कभी 30, कभी 32, कभी 28,000 रुपये महीना में खर्च में चला लेती है। हर महीना कुछ न कुछ 5,000, 3,000, 2,000, 8,000 रुपये ऐसे करके बचाती रहती है। बचत, घर खर्च में से बचत, सेविंग फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो सर वो तो वाइफ का एक तरीके से वो हस्बैंड को बता नहीं रही, वो पैसा रख लेती है अंदर में, तो इस इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं लगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा केस लॉ हुआ था बेटा, इसलिए ये पॉइंट डाला है। कोई भी तुमको अवार्ड मिले कहीं से बिजनेस प्रोफेशन के कारण, तो वो इनकम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बिजनेस का इनकम माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, कई होता है, बहुत बार होता है बेटा कि तुम बहुत बड़ा कोई बिजनेस अचीवमेंट करके दिखाए तो गवर्नमेंट तुमको वो मतलब क्या बोलते, तारीफ किया, वो सब तो किया ही, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट बोला ये लो 2 लाख का चेक, तो सर वो बिजनेस का इनकम माना जाएगा। ठीक है, सर मेरे पास चोरी का पैसा मिला, हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल का बात नहीं कर रहा, नॉर्मल, मेरे पास चोरी का पैसा मिला, हम प्रूफ नहीं बता पा रहे इनकम मेरे पास कहां से है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे टैक्स लेगा? प्रूफ नहीं कर पाएगा तो लेगा कैसे? नहीं, हम नहीं प्रूफ कर पाए कहां से पैसा आया बेटा। तो ब्लैक, हाँ बेटा जी, किसी के पास ब्लैक मनी मिलता है और वो प्रूफ नहीं करे तो डिपार्टमेंट उसको छोड़ देगा, तब तो आपको बोलेगा जाओ मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मिला 1300 करोड़ रुपया मेरे घर में, हम बोला जाओ मेरे पास प्रूफ नहीं है, फिर तो डिपार्टमेंट बोलेगा अच्छा ठीक है प्रूफ नहीं है जाओ कोई टैक्स नहीं। अरे भाई अच्छा है सर, डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमें क्या मस्त लाइन लिखा, मनी एम्बेजल्ड एज इज अ गेन टू द एम्बेजर, मतलब चुराया हुआ पैसा चोर के लिए गेन माना जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। वो अलग बात है, उसके बाद तुमको पकड़ के जेल में डाला जाएगा चोरी के इल्जाम में, वो सब अलग बात। एंटिसिपेटेड इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। आखिर 2 पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है ना, इंसेंटिव्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, गवर्नमेंट ड्यूटी माफ कर देता है, ड्यूटी वेव कर देता है, होता है ना, जैसे एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी आता है तुम्हारे, तो उसको क्या इनकम माने कि नहीं माने? नहीं मानना चाहिए। दुकान क्या लिखती है? हाँ बोला नहीं माने। देखो यहाँ पे 2 बात बोला, सब्सिडी और ग्रांट, reimbursement which is taken into account for determination of the actual cost of the asset not taxable separate। गवर्नमेंट तुमको कोई सब्सिडी या ग्रांट दे रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ट्रस्ट को कोई डोनेशन दे रहा है, वो भी कभी उसके लिए इनकम नहीं माना जाएगा, उसके लिए टैक्सेबिलिटी। और ये वाला टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, खाली हेड एक बार सुन लो। 5 हेड ऑफ इनकम है इंडिया में। जॉब करके कमाओ तो सैलरी, घर से रेंटल इनकम हो तो हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन करके कोई प्रॉफिट या गेन कमाओ तो पीजीबीपी, कोई एसेट बेच के गेन कमाओ तो कैपिटल गेन, और अगर इनके अलावा
कोई भी और रेट से कमाई हो रहा है, कोई और जगह से कोई और सोर्स से कमाई आ रहा है, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे हम स्कूल में टीचर है, हमको स्कूल का पेपर चेक करने का पैसा मिला, वो कहाँ जाएगा? सैलरी में। लेकिन वही हमको बोर्ड का पेपर चेक करने का पैसा मिला, क्या मेरा बोर्ड मेरा बॉस है क्या? उसका एम्प्लॉई है क्या? नहीं। आप तो एशियन इंटरनेशनल स्कूल में काम करते हैं, सीबीएसई के अंडर आता है वो। हमको एशियन से कोई भी पैसा मिलता, वो मेरा सैलरी का पार्ट कहलाता, भले पेपर चेकिंग के नाम पे या जिस भी नाम से। लेकिन हमको सीबीएसई बोर्ड बुलाया पेपर चेक करने और वहाँ पैसा दिया, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, वो मेरा सैलरी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा बॉस नहीं है। हमको डिविडेंड का कमाई हुआ, बैंक से ब्याज का कमाई हुआ, कोई लॉटरी लग गया, केबीसी में गए, वहाँ अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं मुबारक हो आप बन गए करोड़पति। तो सर ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अरे बेटा जी, अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ रुपए दिया हमको केबीसी में, क्या वो मेरा सैलरी है? क्या वो कोई घर का भाड़ा है? नहीं। क्या मेरा बिजनेस है केबीसी खेलना? नहीं। क्या हम कोई एसेट बेचा? नहीं। तो फिर क्या बचा? अदर सोर्स ही तो बचा। तो जो इन चारों में नहीं आए वही अदर सोर्स में आता है। बोलने का लाइन यही है। हम एग्जांपल दिया आपको 4-5। ठीक है। आपको ना यहाँ एक बात ध्यान में रखने लायक है, इनकम चार्ज अंडर अ पर्टिकुलर रेट कैन नॉट बी चार्ज अंडर एनी अदर रेट। आप ये नहीं बोल सकते मेरा मन हम सैलरी को अदर सोर्स में डाल देते हैं। तुम्हारा मन बोलने से नहीं चलेगा, तुमको सही हेड गेस करना पड़ेगा और फिर उसी हेड में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम रॉन्ग हेड में डाल दिए ना, तो हो सकता है वो सही हेड में कोई छूट था तुम्हारे लिए, कोई डिडक्शन, वो तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। मान लो गवर्नमेंट बोलता है सैलरी में डालते तो इतना माफ कर देता। मान लो 1 लाख रुपए तुमको कहीं से आया है, तुम्हारा बॉस दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है सैलरी रेट में डालते तो उसका 30% माफ कर देता, तो 70,000 ही टैक्सेबल होता। लेकिन तुम क्या किया, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया और वहां पे फुल्ली टैक्सेबल था। तुम्हारा गलती हो गया, तुम अपना छूट भूल जाओ। तो इसीलिए तुम अपनी मर्जी से हेड में मत डालो, सही हेड गेस करके डालो। और यही पढ़ाई हम लोग करते हैं ताकि लोगों को एडवाइस कर सकें कि इसका सही हेड क्या होना चाहिए। क्लियर है बात? आज यहीं स्टॉप करेंगे, फिर आएंगे इसके बाद मेजर पार्ट पे। हाँ, ये इनकम कैलकुलेशन कैसे होता है, कितना इनकम पे इंडिया में टैक्स लगता है, कितना इनकम पे नहीं लगता है। नेक्स्ट क्लास में ये पहला यूनिट खत्म हो जाए। ठीक है। ये था आपका बेसिक आइडिया ऑफ टैक्सेशन। चलो नेक्स्ट क्लास टैक्स का कब है अपना? नहीं मंडे को। हाँ, मंडे और वेडनेसडे अपने टैक्स करेंगे और ट्यूसडे वाला क्लास में अपने अभी लॉ चलाएंगे। फिर अपने क्लासेस बढ़ा लेंगे थोड़ा टाइम के बाद।